आकुंदेर तुषारहार धवलाया शुभ्रस्तामृता या वीणावरदंडमंडितकरा या श्वेत पदमासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्शैष जाड्यापहा। माँ भगवती, माँ सरस्वती के चरणों में अभिवादन करते हुए हमारे आदर्श श्री भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख के चरणों में अभिवादन करते हुए इस पावन भूमि जिस नाम से जाना जाता है गाड़गे महाराज के चरणों में अभिवादन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी देशमुख जी, हमारे कालमेघे सर जी, हमारे भैया साहब जी और हमारे निर्मल सर, इन सभी का अभिवादन करता हूं कि इन्होंने मुझे यहाँ पे अपना मनोगत व्यक्त करने का अवसर दिया। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया। मला मराठी येते पण मी तुम्हाला हिंदीमध्ये सांगतो, माझी मातृभाषा हिंदी आहे। या बरं, हिंदी येते ना? हिंदी में बोल रहा हूं मैं, और आपको मैं कोई भाषण देने यहाँ नहीं आया। मुझे मार्गदर्शक लिखा गया है वहां पे, पर मैं मार्गदर्शक नहीं हूं आपका। मैं आपके बीच का ही हूं, आप सबके साथ का ही हूं, और मेरी उम्र ही 25 वर्ष ही है, तो आपके साथ का ही निकला हूं। और मेरी एजुकेशन, मेरा 2 बार, एक बार बीएससी हो चुका है, एक बार एमए भी हो चुका है, और मेरी पूरा शिक्षण जो है शिवाजी शिक्षण संस्था से रहा है। पर मैं आपसे यहाँ पे मार्गदर्शन नहीं करते हुए आपसे एक चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और चर्चा किस लिए कि अमरावती की यह भूमि मेरे लिए बहुत खास रही। मैं नागपुर से आता हूं, नागपुर जिसे हम विदर्भ का प्राण कहते हैं, पर उस नागपुर के समीप ही अमरावती है। और ये अमरावती मेरे लिए बहुत खास रहा, क्योंकि कहते हैं हर चीज के लिए, एक फसल के लिए एक आभा मंडल की आवश्यकता होती है। केसर कश्मीर में उगता है, सेब हिमाचल में उगता है, संतरा नागपुर में उगता है, पर वैसे एक आभा मंडल चाहिए, एक वातावरण चाहिए। वैसे ही मुझे वक्ता बनने के लिए, मुझे वाणी देने के लिए, मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो कर्म भूमि बनी यही अमरावती। मैंने अपनी पहली डिबेट खेली थी इसी मातोश्री विमलाताई पंजाबराव देशमुख जी के कार्यालय में, जहां पे शिवाजी शिक्षण संस्था का ही जब भाऊ साहब देशमुख का जयंती उत्सव होता है, उस समय यहां पे कार्यक्रम होता है डिबेट करके। उसमें पहली बार आज से 5 से 6 वर्ष पहले मैंने डिबेट खेली थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं एक आप जैसे विद्यार्थी था, आप ये सामान्य एक विद्यार्थी जिसने वहां से शुरुआत करी थी केवल बोलने की, वक्तृत्व की, और मुझे नहीं पता था मैं वहां से बोलते हुए इस देश की पार्लियामेंट के अंदर ही भाषण दूंगा। आज से 2 महीने पहले फरवरी के दिन देश की पार्लियामेंट संसद के अंदर मेरा भाषण हुआ, और पूरे महाराष्ट्र से मैं प्रथम चुन के आया था उसके लिए। और ये मुझे बताने में कोई एक तरीके से अभिमान नहीं होता, हाँ गर्व अवश्य होता है, क्योंकि मैं इसी संस्था का विद्यार्थी रहा और इसी संस्था ने मुझे प्रेरणा दी। और मैं आपको मार्गदर्शन देने के पूर्व जो मैं अपना परिचय एक तरीके से दे रहा हूं, वो अपना परिचय नहीं दे रहा हूं, मैं अपना परिचय देते के साथ अपनी संस्था का परिचय दे रहा हूं, जिनका मुझ पर बहुत एक तरीके से मार्गदर्शन ही ना कहूं, एक तरीके से आशीर्वाद रहा। मैंने लगभग ऑल ओवर इंडिया में डिबेट्स खेली हैं। लगभग चालू किया था इस अमरावती की भूमि से, पहली डिबेट यहां हुई नागपुर की। ऐसी लगभग एक कॉलेज नहीं छुट्टी होगी जहां पे हमने डिबेट नहीं खेली और जहां से फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज ना आया हो। थर्ड तक तो बहुत कम जाते थे, पहला या दूसरे पे ही हमेशा स्थान रहा। और वहां से शुरू होकर पूरे इंडिया में, चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जैन यूनिवर्सिटी हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे गुजरात की अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी जिसको हम कर्णावती यूनिवर्सिटी कहते हैं, ऐसे लगभग इतनी डिबेट्स खेली, लगभग 250 के ऊपर फर्स्ट प्राइज मुझे प्राप्त हुए। तो ये प्राप्त हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल तक भी मैं गया, पर इसलिए गया क्योंकि केवल संस्था का मुझे सहयोग था। और संस्था में आपसे कह रहा हूं, जितना लोकतंत्र शायद आज वर्तमान में लोकतंत्र की चर्चा होती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे हम संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत देखते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे तो उसको देखते हैं, पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाहर कितनी है नहीं है मैं वो नहीं कहूंगा, पर हमारी संस्था में बहुत है, इस बात का मैं परिचय देना चाहूंगा। यहां पे बच्चों को अपने मुद्दे मांडने का अधिकार दिया जाता है, उनके पक्ष सुने जाते हैं। और मैं कहूंगा, मैं इतने जगह जा सका, भाई प्रतियोगिता तो कोई आमंत्रण देता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नागपुर यूनिवर्सिटी को निमंत्रण दिया, उससे शिवाजी साइंस कॉलेज को निमंत्रण आया, मेरा चयन हुआ, मैं गया, पर खर्चा कौन उठाएगा? भाई जाने आने को खर्चा लगेगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन खर्चा लगेगा, ये पूरे खर्चे संस्था उठाती थी, ये पूरे खर्चे कॉलेज ने उठाए। और मैं कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से हमारी कॉलेज के द्वारा, संस्था के द्वारा फंडिंग होती है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो विद्यालय को, अपने संस्था को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाते हैं, राज्य स्तरीय पे ले जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को संस्था ऊपर उठाती है। बस आप प्रयत्न कीजिए, संस्था का हाथ आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। ये मैं उदाहरण उस बात का कि संस्था ने मुझे बनाया है, मैं अपना इस बात का उदाहरण देना चाहूंगा। पर केवल बटरिंग नहीं करना मेरा विषय है, मैं केवल मक्खनबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मक्खनबाजी है ही नहीं, ये यथार्थ है।
अगर कोई कहे कि झूठी प्रचारणा की जाए तो अलग विषय होता है। मैंने उस चीज को जिया है, इसलिए मैं आपके सामने इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस बात को प्रस्तुत करते हुए मैं कहूंगा कि इस अमरावती की भूमि से ही शुरुआत करूं तो कहूंगा यह वह पावन भूमि है जिस पावन भूमि को संत गाड़गे महाराज ने अपनी ज्ञानस्थली बनाया। यह वह पावन भूमि है जिसे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने अपनी समाधिस्थली बनाया। यह वह पावन भूमि है जिसको माता एक वीरा ने अपनी धर्मस्थली बनाया। और यह वही पावन भूमि अमरावती के कौंडिन्यपुर को जगदम्बा महालक्ष्मी ने अपनी जन्मभूमि बनाया। यह वही अमरावती की भूमि है। और उस अमरावती की भूमि पे अगर आप शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप विदर्भ के प्राण में अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं कहूंगा मात्र आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, एक सतत एक क्रियाशील अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिसे हम कहते हैं टारगेट लर्निंग, जिसे हम एक अध्ययन की एक भूमिका के रूप में देखते हैं। देखिए, मुझे तो एक समय सीमा दी गई, मैं समय सीमा में अपना निर्वहन करूंगा, पर मैं आपसे चर्चा करते हुए विषय के गर्भ तक पहुंचने के लिए, विषय के सारभूत तरीक तक पहुंचने के लिए समय सीमा तो दी गई है। समय सीमा में मुझे बोलने की आदत है सर, क्योंकि अधिकतर ये होता था डिबेट में हमें 5 मिनट या 7 मिनट दिए जाते हैं, कहीं हम जाते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं। अब उस 7 मिनट के अंदर वो वैसे मुद्दे रखने पड़ेंगे जिसने किसी ने नहीं रखा हो। अब 200 बच्चे डिबेट में आए हुए हैं, हर बच्चा 5 मिनट 7 मिनट बोलने वाला है और उसमें एक समय सीमा होती है। तो मुझे तो आदत है समय सीमा के साथ चलने की, तो इस समय का उल्लंघन करने परीक्षा में ही पास नहीं हुआ जा सकता। समय भी 3 घंटे का ही मिलता है, एग्जाम देने के लिए 2 घंटे का मिलता है। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो मनमुखी लिखूंगा, तो साहब समय का अगर आपने अनादर कर दिया, समय की मर्यादा तोड़ी, तो आपका पेपर छीन लिया जाएगा। इसलिए माइक छीना जाए उसके पहले आपको उसका निर्धारण करना होता है। ये एक वक्ता के लिए आवश्यकता की बात होती है, इसलिए मैंने इसका विषय उठाया। और बहरहाल अगर मैं आपको विषय के अंदर ले जाने का प्रयास करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं केवल डिबेट का विद्यार्थी तो नहीं रहा। अगर आपको यह लगता होगा कि मैंने मात्र कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लिया और कल्चरल एक्टिविटी खेलते हुए मैं यहां पे पहुंचा, तो नहीं, मैं एकेडमिक्स में भी उतना ही अच्छा था, क्योंकि नागपुर यूनिवर्सिटी का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जिसे ओवरऑल बोलते हैं, एकेडमिक कल्चरल स्पोर्ट्स उसको सब पकड़ के बोलते हैं, उसमें मैं चुन के आया था। और महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस जी के हाथ से मुझे वो पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वो पुरस्कार इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि एकेडमिक्स मैंने जोड़ के रखी। मैं कहना चाह रहा हूं आपको एकेडमिक्स के साथ कल्चरल और स्पोर्ट्स लेके चलना है। आप सबको जब साथ लेके समन्वय स्थापित करते हैं, एक समय सीमा स्थापित करते हैं, वही आपके पेपर में दिखती है। ये उदाहरण क्यों दिया आपको, क्योंकि जब आप पेपर लिखने बैठते हैं, पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर लिखित वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में अलग अलग होते हैं। एक तो प्रारंभिक होती है और एक मेंस होती है। परीक्षाओं का लेखन इस तरीके से होता है कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रश्न आता है, तो आप उस प्रश्न का निर्धारण इस तरीके से करते हैं कि आपको लगता है कि क्वेश्चन इजी है कि हार्ड है। और वो इजी और हार्ड आप तब तय करते हैं कि आपने उसके बारे में कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैं आपसे एक बात सीधा कहना चाहता हूं, जब भी आप किसी चीज को पढ़ना चालू करते हैं, आप उससे घबराइए मत। जब भी आप किसी चीज का अध्ययन करना चालू करते हैं, आप उससे डगमगाइए मत, क्योंकि अध्ययन की शुरुआत 3 R से होती है। एक शुरुआत होती है रीड से, एक होती है रिवाइज से, और एक फिर होती है रीचेकिंग से। आपने जितना रीड किया उसको आप रिवाइज, जिसको हम कहते हैं अध्ययन और जिसको हम कहते हैं रिवीजन, आपका रिवीजन आपके ज्ञान की प्रमाणता होता है। देखिए, अगर मैं उदाहरण देता हूं कि मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ी, मैंने बहुत सारी उपन्यास पढ़ी है, जैसे अगर आपने कई सारी बुक्स पढ़ी होंगी ऑथेंटिक ऑथर्स की, आपके रिलेटेड एग्जाम की, तो अगर आपने उसको एक बार रीड किया है तो मात्र रीड करना आपको कभी सफलता नहीं दिला सकता। इस बात को आप जान लीजिए। हम अखबार को पढ़ते हैं, बस रीड करते हैं, हम उसका अध्ययन नहीं करते, हम सिर्फ रीड करते हैं। हमने किसी किताब को पढ़ा और हमने कहा हमने इसको पढ़ लिया है, अब हमको एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। जब आपने उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद आपने उसका रिविजन कितने बार किया है, यह आपके ऊपर आधार बनता है आपके एग्जाम का। जितने बार आप रस्सी को किसी चीज पे घसते हैं, उतने बार उसका निशान बनते चले जाता है। पत्थर के ऊपर भी निशान छूटता है अगर बार बार उसके ऊपर रस्सी को खींचा जाए। वैसे ही हमारी बुद्धि है। एक बार अगर आपने केवल उसका अध्ययन किया, एक बार आपने मात्र उसको पढ़ा है और आप सोचते हैं आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसी तरीके गलत हैं जैसे जो लोग सोचते थे कि ये सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, ये सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ऐसे विचार लेकर चलने वाले थे। पर आपको रिवीजन की बात को समझना होगा। और रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन भी एक तरीके की प्रयास है कि आपने किस प्रकार से अध्ययन किया है। आपने किसी किताब को उठाई, अब कोई हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हैं या जिस कोचिंग में जाते हैं, जिस शिक्षण संस्था में जाते हैं, जिस एकेडमी में, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, वैसे कई लोग हर जगह जाते हैं
और उन अकेडमियों से सीखते हैं, उन कॉलेजों से, उन कोचिंग संस्थाओं से सीखते हैं कि क्या पढ़ना है। पर साहब पढ़ना क्या है ये मालूम होना चाहिए। पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर इतना बड़ा आता है, पर पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती कि एक एक लाइन आप नहीं पढ़ते। आपको पता होना चाहिए कौन सी खबर मेरे काम की है, कौन सी खबर मेरे आसपास की, और कौन सी ज्वलंत खबर है जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं, जो मेरे जिन जीवन को प्रभावित करती है, ऐसी चीज। वैसे ही आपका सिलेबस में आपकी क्या जानकारी है आपको देखना होगा। यहाँ पे अधिकतर विद्यार्थियों जिन्होंने अभी अध्ययन किया है, और आज तो आप लोगों का पास आउट होने का दिन है, यहाँ से जाने का दिन है, पर आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी हम कोई चीज की पढ़ाई शुरुआत करते हैं, आगे आप जो भी एग्जाम देंगे, कभी भी सबसे पहले आप सिलेबस को बाय हार्ट कीजिए। पहले आपको पता हो कि सिलेबस क्या है। कई विद्यार्थी होते हैं परीक्षा के एक दिन पहले तक उनको सिलेबस ही पता नहीं होता। सिलेबस जिस विद्यार्थी को पता है, सिलेबस पता होने के बाद ही आप पढ़ाई चालू कर सकते हैं। अब पढ़ाई कैसे चालू की जाएगी? आप कोई भी किताब उठा लीजिए, अगर जैसे आप कहते हैं कि आपका दोस्त बैठा है साथ में, वो बोलता है फले ऑथर की किताब पढ़ो, किसी और ने बताया इसकी किताब पढ़ो, किसी ने कहा उसकी किताब पढ़ो। नहीं, आपको यह देखना है कौन सी किताब ऑथेंटिक बैठती है, कौन सी लिटरल बैठती है। आप कभी भी अनुवाद जब पढ़ते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है जब क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर जो बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए हो जाता है ज्यादातर बुक्स इंग्लिश में लिखी गई है, और उसका थोड़ा बहुत अनुवाद भी मिलता है तो हिंदी में मिल जाता है, मराठी में मिलता नहीं है। और अगर मिलता भी है, जैसे एमपीएससी के लिए मिल जाता है, अगर आप यूपीएससी लेवल पे जाते हैं, किसी और एग्जाम्स के लेवल पे जाते हैं, जैसे आप एसएससी सीजीएल के लिए जाते हैं, तो उस एग्जाम्स के लिए आपको ज्यादातर जो बुक्स मिलती हैं वो इंग्लिश के लिए मिलती है, और उसका अनुवाद हमको नहीं मिल पाता। तो हमें यह प्रयास करना होगा, जैसे अभी हमारे एक भाई ने यह मुद्दा उठाया था कि हमें इंग्लिश का अध्ययन करना है, इंग्लिश के माध्यम से हमको जानकारी मिले, क्योंकि आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी है। जब हम अनुवाद पढ़ते हैं, हम कई सारी चीजों का वहां पे एक तरीके से हम कहते हैं लैप्स कर जाते हैं। इसलिए मुख्य पुस्तक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए हमें उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पहली चीज ये कि आपको रीड करना है, और रीड क्या करना है, एक ऑथेंटिक ऑथर की बुक पढ़नी है, ना कि जो मन में आया, जो अवेलेबल हो रही है उसको पढ़ लेना है। एक रीड, और रीड करने के बाद आपको उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज कितनी बार करना है, जैसे कोई चीज हम पढ़ते हैं हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाती है। आज से आपने कई समय पहले आपने 2 का पहाड़ा याद किया होगा, आज तक याद है, वो इसलिए याद है कि उसमें आपका बार बार आपने अध्ययन किया। आपने आज से पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी मैथ्स के अंदर, वो अभी तक आपको याद होगी, क्योंकि आपने उसको बार बार अध्ययन किया होगा। 10th उसके बिना पास नहीं हो सकता बच्चा। वैसे ही अगर आपने कई सारी चीजों का अध्ययन किया, वो आपके दिमाग में इसलिए बैठ गया क्योंकि आपने बार बार उसका रिविजन किया, रिवाइज किया। अगर आप वही चीज इस परीक्षा के रिलेटेड या किसी अन्य परीक्षा के रिलेटेड करते हैं, तो आप उसमें निसंशय सफल हो जाया करते हैं। इसके अलावा रिवीजन होने के बाद, रिवाइज होने के बाद रीचेकिंग। जब आप परीक्षा देने उतरते हैं, तो परीक्षा देने के लिए कितना समय मिलता है आपको? 3 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे। अब 3 घंटे के अंदर परीक्षा का समय नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी काम आप दुनिया कर रहे हैं, अगर आपने समय नियोजन नहीं किया तो आप उसमें अच्छे भी विद्वान होंगे तो भी पराजित होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, पर आपको उसको समय में लाना नहीं हुआ, जैसे आपके पास पानी बहुत सारा है, दूध बहुत सारा रखा है, पर आपका पात्र बस इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा मटका आपके पास में है, और आप बोले कि नहीं मैं उसमें एक एक बूंदी डालूंगा और मेरे पास समय बहुत कम है, तो भरेगा ही नहीं। आपको समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि 3 घंटे के अंदर मेरा पेपर इतने समय में पूरा हो कि कम से कम एंड में मेरे पास 20 मिनट तो भी बचने चाहिए, 15 मिनट तो भी बचने चाहिए। वो 15 मिनट क्यों बचने चाहिए? कि जिन प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया उसको मैं रीचेक कर सकूं। और यकीन मानिएगा, मैं अपना उदाहरण देकर बोलता हूं, जितने बार आप रीचेक करने की आदत डालेंगे, जिस चीज को भी आप पेपर करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, कोई चीज करते हैं, कुछ लेख लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, जब भी आप रीचेकिंग करेंगे कि मैंने एक बार किया है कि नहीं, एक बार दोबारा देख लूं, जब आप रीचेकिंग करते हैं तो आपको पता चलेगा आपके लगभग उसमें से 10 से 5 क्वेश्चन जो गलत हुए होंगे वो भी सही हो जाएंगे। वो सिर्फ रीचेकिंग के माध्यम से हो जाया करता है। तो रीचेकिंग, ये 3R आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाया करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात कहूं तो साहब, आपके लिए एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जब आप कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे यहां पे बताया गया कि TRTI और भारती के माध्यम से यहां पे आप प्रशिक्षण आप लोगों ने यहां ग्रहण किया, जो महाराष्ट्र सरकार के अधीनस्थ आता है। आपने पुलिस भर्ती की तैयारी करी, पर पुलिस भर्ती की तैयारी करने का आपका उद्देश्य क्या था? अधिकतर हमारे देश में एक उद्देश्य यह फैला हुआ है कि हमें मात्र सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी महकमों में काम करना है, और सरकारी महकमों में काम करने का उद्देश्य यह है कि हमारी विचारधारा ऐसी बन गई है कि हमें परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, हमें कोई हकाल नहीं सकता, हमें कोई निकाल नहीं सकता। यही विचारधारा होती है। घर वाले पूछते हैं बेटा तेरे को सरकारी नौकरी लगी कि नहीं लगी? क्योंकि सरकारी नौकरी लगेगी तभी अच्छा विवाह होगा, अच्छा लगना जाला, और अच्छा लगना होगा तभी अच्छा जीवन होगा। यही विचारधारा हमारे मन में बैठी है। पर साहब, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी कभी हमारे देश में था ही नहीं। और शिक्षा का उद्देश्य अगर नौकरी है
तो साहब वो शिक्षा कोई काम की ही नहीं। मैं आपसे सीधा कहना चाहूंगा, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं है, वो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट हो सकता है, पर उसका उद्देश्य नौकरी नहीं हो सकता। शिक्षा का उद्देश्य आपका चरित्र निर्माण करना होता है, आपका सर्वांग विकास करना होता है। आपने यहां से कुछ पढ़ा और आपने यहां से परीक्षा दी, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई विद्यार्थी उसमें कोई अच्छा रैंक नहीं ला पाया, इसका मतलब यह नहीं कि उसने पढ़ाई अच्छी नहीं करी है, पर अगर उसने उसको परीक्षा में नंबर नहीं आए, उसने उस सिलेबस को, उस ज्ञान को वहीं छोड़ा कि भाई अब मेरे किस काम का, तो साहब उसका वो 2 साल 1 साल की मेहनत सब बर्बाद हो गई। जिसने उसको अपने जीवन में उतारा वो उसको साथ में लेके चल पाएगा। और इसी को समझना होगा कि आपने आपका लक्ष्य कैसे निर्धारित किया है, और लक्ष्य निर्धारण किस प्रकार से होता है। साहब इस बात को समझिए, आप सबके अंदर वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल समझते हैं आप? एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं? साइंस की एक चीज होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, हमारे पोटेंशियल की जो हमारे भीतर वो एनर्जी विद्यमान है जो हमें वो ताकत देती है कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक उदाहरण देते हुए साहब, कि अगर आप एक उदाहरण दो आपसे कि आपके अंदर सारी ऊर्जा है, आप बड़ी से बड़ी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप हर विद्या को ग्रहण कर सकते हैं, आप हर चीज को ग्रहण कर सकते हैं, पर आप कर क्यों नहीं पाते? तो न कर पाने का कारण यह है कि आपने अपनी शक्तियों को विस्मृत किया है। आपके मन में यह है, मैं गांव से आता हूं, मुझे यह भाषा नहीं आती, मैं पढ़ता भी हूं तो मेरी त्रुटि हो जाती है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अगर आप ये विचार करते हैं तो साहब आप गलत हैं, क्योंकि अगर यह सबसे आपके पास कमी भी है और सिर्फ आपके पास एक लगन है, लगन के साथ आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो सबके पास होते हुए, किसी के पास कार, बंगला, पैसा सब हो पर लगन ना हो तो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसके पास लगन होती है, उसके पास कुछ भी ना हो, वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, इस देश के अंदर IPS IAS बन सकता है, केवल और केवल लगन के कारण। ये लगन आपको सब कुछ बनवा सकती है और लगन ही आपको सब कुछ बिगाड़ सकती है। उदाहरण दूं अगर आपको इस बात का, तो इस बात को समझिए कि आप सभी ने रामायण देखी है, कभी सुनी है? उसमें सुंदरकांड का भी नाम सुना है आपने? 5वां चैप्टर है रामायण का। रामायण में 7 चैप्टर होते हैं, उसमें से 5वां चैप्टर है सुंदरकांड। उस सुंदरकांड की खासियत क्या है जानते हैं आप? आज ज्यादातर मंदिरों में अगर आप देखते होंगे तो रामायण बहुत कम होती है, पर सुंदरकांड का पाठ करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? कभी सोचा है? पूरी रामायण का पाठ नहीं होता। राम जी की चर्चा तो बालकांड में है, अयोध्या कांड में है, किष्किंधा कांड में है, पर पाठ होता है सुंदरकांड का। ऐसा क्यों? कभी विचार किया है इस बात पे? किसका वर्णन है सुंदरकांड में? हनुमान जी का। और क्यों है? हनुमान जी किस काम से निकले थे? सीता जी की खोज करने के लिए। और हम किस खोज में निकले हैं? ज्ञान की खोज के लिए। इसको कनेक्ट कीजिए। हनुमान जी निकले थे सीता माता की खोज करने, भक्ति की, ज्ञान की खोज करने, और हम भी उसी मार्ग के पथिक हैं, यानी हमारे अंदर भी वही भगवान हनुमान विद्यमान है। और हम भी किसी ज्ञान की खोज करने के लिए समुद्र, इस एग्जाम को पार करना चाहते हैं, इस समुद्र को लांघना चाहते हैं। पर साहब उस लांघने के लिए हमारे अंदर वो एनर्जी ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं कि हम कर पाएंगे। और सुंदरकांड में वही हुआ। सुंदरकांड में सारे वानर भालू वहां पे आके खड़े हो गए समुद्र के किनारे, पर किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि इतना विशाल समुद्र लांघ सके। और उस समय जामवंत ने बात करना चालू किया है, और पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए सुनु हनुमंत हृदय अति भाए। यानी जामवंत की बात पसंद आई हनुमान जी को, और हनुमान जी जो अपनी शक्तियों को भूल गए थे वो फिर से जागृत हुई। वैसे ही आपके अंदर सारे पोटेंशियल पहले से विद्यमान है। आप उसी ब्रह्म का अंश है, उसी परंपरा के अंश है जिस परंपरा में आर्यभट्ट, और जिस देश की परंपरा में बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, जिस देश की परंपरा में कभी हमारे इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हुए, डॉक्टर कलाम हुए। आप उसी वंशावली में आते हैं, आप उसी भारत की परंपरा में आते हैं, और आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है कि आप उस एनर्जी को क्रैक करके उस समुद्र को पार कर सकते हैं। बस आपको उस जामवंत की आवश्यकता है जो आपके उस एनर्जी को जागृत करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं, अगर आप किसी चीज का अध्ययन करते हैं, आज के टाइम पे रिसर्च एक बहुत बड़ा विषय होता है सर। रिसर्च की हम बात करते हैं आज के टाइम पे, और अधिकतर विद्यार्थी जो यहां से पास आउट हो रहे हैं या जिन्होंने पढ़ाई करी है, आप जो पढ़ते हैं किताबों में, सब रिसर्च की ही देन है। किसी ने उस समय रिसर्च की थी, वो आज आपकी किताबों में लिखा है और आप उसको पढ़ रहे हैं। आज जो रिसर्च होगा वो भविष्य किताबों में आएगा, पर रिसर्च किस चीज की होती है? जो हमने कभी खोजा ही नहीं, जो खोजी हुई चीज है उसकी रिसर्च करने का फायदा नहीं। और अगर आप हकीकत देखेंगे तो आपके अंदर की एनर्जी की खोज करना आपको आवश्यकता है, क्योंकि यथार्थ अगर आप देखते हैं 1945 की अगर मैं बात करूं या उसके पहले के समय की बात करूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध इस विश्व में हो रहा था, अगर आपको जानकारी होगी, उसके पहले तोप और बम से
हमले होते थे और प्रथम विश्व युद्ध इसी कगार पे हुआ और पूरे विश्व एक अलग अलग कोने में पहुंच गया। विश्व युद्ध की पढ़ाई करी होगी आपने अगर कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग पूरा विश्व अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गया था, अलग अलग गुटों में बढ़ गया था पहले विश्व युद्ध के दौरान, और पूरा पावर केंद्र में आया था ब्रिटेन के पास में। हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। पर साहब दूसरा विश्व युद्ध आते आते जिस बात की मैं चर्चा आपसे कर रहा था वही अमेरिका ने किया था। पूरी दुनिया रिसर्च कर रही थी बाहरी दुनिया पे केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। मैं केमिकल के एमएससी केमिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूं तो केमिकल की बात करना पड़ेगा, क्योंकि अगर केमिकल की बात करूं तो जितने रसायन बनते हैं, जितने बॉम्ब्स बनते हैं, वो सब केमिकल रिएक्शंस हैं। वो सब एक केमिकल रिएक्शन ही है, बारूद एक केमिकल रिएक्शन ही है, और केमिकल रिएक्शन से पूरी दुनिया को जीतने का प्रयास किया जा रहा था और लगभग वो सबके पास पहुंच चुके थे। पर उस दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका को जीत किसने दिलाई थी? तो आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी पे क्या हुआ था? एटॉमिक बम हमला हुआ था। वो एटॉमिक बम बना कैसे आप जानते हैं? क्या उसकी थ्योरी क्या है? वो एटम्स करते क्या हैं? हमको तो पता नहीं था उस समय एटम्स क्या है, और अगर थ्योरी पता भी चली थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो लगभग 18वीं शताब्दी में आ चुकी थी, डाल्टन ने बता दिया था, उस पर रदरफोर्ड ने उसके बारे में वर्णन कर दिया था। पर साहब उसके बारे में भी पूरी दुनिया रिसर्च कर रही थी, उसमें अमेरिका ने जो रिसर्च किया उसने बाहर का रिसर्च नहीं किया जो आप लोग बाहर ढूंढते हैं, उसने अंदर का रिसर्च किया और इसलिए वह सुपर पावर के रूप में स्थापित हुआ। उसने एटम के अंदर की स्टडी करी। उसने यह देखा कि जब दो एटम आपस में कोलाइड करते हैं, उसके अंदर जब एमिशन होता है तो ट्रिमेंडस पावर ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और ट्रिमेंडस पावर ऑफ एनर्जी क्या करती है कि उसके लिए ना तो कोई चीज लगती है बाहर से, बस एक अंदर से एक एनर्जी देनी होती है उसके अंदर उस एटम को, और वो एक चेन रिएक्शन होने लगता है। और वो चेन रिएक्शन इतना विस्फोटक होता है कि 1 मिनट के अंदर पूरे शहर को भाप बना के उड़ा दे। हिरोशिमा में वही हुआ, 1 मिनट के अंदर पूरा शहर भाप बन के उड़ गया। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया अंदर का, वो अंदर उतरे। और हमारे देश की परंपरा भी यही रही, हम बाहर नहीं भटकते थे। हमारे देश की परंपरा में बुद्ध हुए, हमारे देश की परंपरा में स्वामी विवेकानंद हुए, हमारे देश की परंपरा में राम हुए, हमारे देश की परंपरा में अगस्त मुनि हुए, हमारे देश की परंपरा में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए। और वो करते क्या थे? वो दुनिया में भटकने नहीं निकलते थे। वो एक पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे और उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अंदर झांका, और हम अंदर से खोखले हुए बैठे हैं। अंदर से आदमी खोखला है, बाहर से कितने ज्ञान की बातें सुन ले, कोई काम की नहीं। अंदर से भरे हुए अगर आप हैं तो ज्ञान का पात्र आपके अंदर ठहरेगा। और बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा उसी ज्ञान को प्राप्त करके करी थी। वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने मात्र ध्यान नहीं लगाया था, उन्होंने खुद को खोजा था, अपनी आत्मा को खोजा था। क्योंकि सारे ज्ञान के भंडार आपके अंदर हैं। जब आप अपने आप को सेल्फ नियंत्रण में लेते हैं, सेल्फ कंट्रोल में लेते हैं, अनुशासन में लेते हैं, और अनुशासन बहुत बड़ी चाबी है साहब सफलता की। ये बहुत बड़ी चाबी है। मन किया आप पढ़ने बैठे और आपने मोबाइल हाथ में उठा लिया, ये अनुशासन नहीं है। आप पढ़ने बैठे, आपका मोबाइल कितना भी, आपका एक बोलना चाहूंगा आपके प्रिय का फोन आ गया तो भी आपने नहीं उठाया, तो ये आपका अनुशासन है। आपका अनुशासन ये है कि आपको बहुत जोर से भूख लग रही है पर आपका टारगेट है कि नहीं मैं 2 घंटा नहीं उठूंगा पढ़ने के लिए, तो ये आपका लक्ष्य है, ये आपका अनुशासन है, ये आपको अंदर से मजबूत करता है। और सबसे पहली सीढ़ी कोई परीक्षा को क्रैक करने की अगर है तो वो है अनुशासन। अगर आपने खुद को, और कोई और नहीं करेगा, आपके टीचर्स आपको अनुशासित कर ही नहीं सकते, कोई का भाषण आपको अनुशासित नहीं कर सकता जब तक खुद से लगन नहीं उठती है कि मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, तब तक कुछ नहीं होता। और साहब इस लगन का उदाहरण देते हुए मैंने आपको हनुमान जी का उदाहरण दिया था कि उन्होंने लंका पार करी, बस आपको भी वो समुद्र को लांग करना है और आपको सोने की लंका मिलेगी। और वो सोने की लंका क्या होगी? गवर्नमेंट जॉब। वो क्या होगी? गवर्नमेंट जॉब, जो हमारे विचारधारा है। पर साहब उस गवर्नमेंट जॉब में, सोने की लंका में जब हनुमान जी पहुंचे तो वहां राक्षस उनको मारने के लिए आए। वही गवर्नमेंट जॉब में आपके साथ होगा, आपके वो प्रेशर आएगा प्रशासन का, शासन का, आप कैसे बचेंगे? तब आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो दब जाता हूं। अगर दब गए तो आप उन राक्षसों के समान हो जाएंगे और आप देश का कल्याण नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उनसे लड़े तो आप मारे भी जा सकते हैं, क्योंकि आप में तो ताकत ही नहीं हनुमान जी के समान। तो क्या करना पड़ेगा भाई? हनुमान जी लंका में आए कैसे? गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए, लंका में आने के लिए एक ही रास्ता है, मसक समान रूप कपिधरहि, रामचरितमानस बोलते हैं। हनुमान जब लंका में आए हैं तो बड़ा स्वरूप लेके नहीं आए, तो पर्वत के समान विशाल बन जाते हैं। वो मच्छर का रूप बनाकर आए हैं, यानी आपको आपका अहंकार, अभिमान, सब कुछ इतने मच्छर के समान कर देना है जब पढ़ाई करने बैठे, जब आप विद्यार्थी बने, कि आपके अंदर 1% भी ईगो ना हो। आपके शिक्षक के पास आप जाएं तो आपके मन में 1% ईगो ना हो, जो ज्ञान आपको प्राप्त हो उस ज्ञान को धारण करके जब आप लंका में जाए, उस गवर्नमेंट जॉब में जाए, और जब वहां पे पहुंचे तो आपका पहला सामना लंकिनी से होगा।
कि वहां की पहरेदार होगी, और वो पहरेदार कौन होगा? वही प्रशासन, जो आपको आपके ही रंग में रंगने का प्रयास करेगा। क्योंकि आप जानते हैं शासन तो बदलता है, प्रशासन नहीं बदलता। प्रशासन के चेहरे बदलते हैं 60 साल के बाद, या उनका ट्रांसफर होता है। पर साहब शासन 5 साल में हम बदल सकते हैं, प्रशासन को हम नहीं बदल सकते। तो पर अगर प्रशासन को बदलना है तो हमें खुद को मजबूत करना होगा। और जब आप उस लंका में घुस जाएं, जब वो राक्षस आपको मारने आए, तो आपको बस एक काम करना है, आपको खुद को पहचानना है। हनुमान जी ने बस अपने राम को याद किया, और आपका राम है आपकी विश्वास, आपकी राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति ही आपका राम है। और जब आप याद करेंगे मुझे ये नौकरी केवल पैसे के लिए नहीं करनी थी, मुझे मात्र सरकारी महकमों में एक वर्दी पहनने के लिए नहीं करनी थी, मुझे राष्ट्र सेवा के लिए करनी थी, तब आप उस लंका में विजयी करके माता सीता यानी ज्ञान तक पहुंचेंगे, और तब आपकी कीर्ति होगी। और जब आप वहां से वापस लौटेंगे तो राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया है, आज तक किसी को नहीं लगाया। राम जी ने उठ के खुद से गले लगाया, और गले लगाया है वैसे ही आपको ये पूरा देश, ये पूरा राष्ट्र अपने स्वरूप में अपनाएगा, जैसे इस देश के सैनिकों को अपनाता है, जो इस देश के लिए कुर्बान होते हैं, इस देश के लिए समर्पित होते हैं। उसको आपको प्राप्त करना है, तो ये आपका लक्ष्य हुआ करता है। पर बहरहाल साहब, आपके लक्ष्य निर्धारण के लिए मैंने आपसे बातें कही, आपसे यह भी बताया कि आपका लक्ष्य कितना मजबूत होना चाहिए। इतना मजबूत होना चाहिए जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको क्या क्या दिखता है वहां पे। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो द्रौपदी के स्वयंवर में किस प्रकार से उन्होंने जीता था? केवल मछली की आंख ही तो भेदी थी। और साहब आज भी वही दौर है। पहले के जमाने में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम थी, आप गलतफहमी मत रहिएगा। रामायण में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुई है। जनक कुमारी माता सीता का वर्णन करने के लिए राम जी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी पड़ी, धनुष भंग करने की। शिव धनुष भंग करना था, और जब तक शिव धनुष जो भंग नहीं करेगा उस तब तक विवाह होने वाला नहीं है। और वैसे ही आज का टाइम है, आज जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भंग नहीं करेंगे तो आपके घर परिवार में या वातावरण ऐसा बना हुआ है, आपको सफल नहीं माना जाएगा। और सफल नहीं माना जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाली तो लग्न नहीं हुई, लग्न नहीं हुई तो पुरगा नहीं हुई। ऐसा विचार, तो ये विचारधारा आजकल फैली हुई है। पर साहब मात्र गवर्नमेंट एग्जाम ही एक लक्ष्य नहीं होता। मैंने आपसे ये बात कही कि आप उसमें तैयारी कीजिए, और तैयारी ऐसी कीजिए कि आपका निकलना ही चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी पास होनी ही चाहिए। पर बहरहाल ये निकलने के समय कंपटीशन पास करने के लिए, इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कुछ बैरियर्स आते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है एग्जाम कैसे देनी है, आपने इतने दिन यहाँ पे यही ट्रेनिंग ली। मैं आपको उस ट्रेनिंग का और विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से महारथी यहाँ पे और बैठे हैं, आपके निर्मल सर बैठे हैं, यहाँ सब बैठे हैं जो आपको इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दे चुके हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। मैंने तो संक्षेप में बताया, पर उसके विस्तार के साथ एक बात कहूं तो बैरियर्स आपको बताना जरूरी समझता हूं मैं, कि किसी सफलता को पाने के लिए बैरियर भी आते हैं। और फिर उसी उदाहरण पे आऊंगा हनुमान जी के। जब लंका पार करने के लिए समुद्र लांघा तो जानते सबसे पहले किससे मुलाकात हुई? मैनाक पर्वत। जैसे ही हनुमान जी ने छलांग मारी, सबसे पहले समुद्र से एक मैनाक पर्वत उठा, और वो मैनाक बोलता है, अरे हनुमान जी आप तो बहुत लंबे सफर में जा रहे हैं, थक जाएंगे, थोड़ी देर बैठ के आराम कर लीजिए, थोड़ी देर बैठ के आराम कर लीजिए। वही हमारे साथ होता है, जैसे हम पढ़ने बैठते हैं मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और बोलता है थोड़ी देर आराम कर लीजिए, और हम थोड़ी देर रील देखते हुए आराम करने लगते हैं। पर हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। राम का काज किए बिना मेरे को विश्राम आने वाला नहीं है। तो हमको पढ़ाई किए बिना विश्राम कैसे आ सकता है, ये हमको सोचना होगा। और जब हमारा बैरियर सबसे पहले मोबाइल आता है जो हमें कहता है, और थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जी को एक और राक्षस मिला जिसका नाम है सुरसा नाम। वहां पे सुरसा नाम की राक्षसी मिली जिसके बहुत सारे मुंह हैं। और ये बहुत सारे मुंह क्या है? ये बहुत सारे मुंह कुछ और नहीं है, हमारे सोशल मीडिया आईडीज हैं, जहां पे हमारे अलग अलग चेहरे हैं। हम ट्विटर पे अलग चेहरों से हैं, हम फेसबुक पे अलग चेहरों से हैं, हम स्नैपचैट पे अलग चेहरों से हैं, हम इंस्टाग्राम पे अलग चेहरों से हैं, और ले देखे व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल अलग चेहरों से हैं। तो इसकी चर्चा है, और क्योंकि सुरसा के बहुत सारे मुंह हैं, और वही आज का सोशल मीडिया अकाउंट है जो आज के विद्यार्थियों को बरगलाता है और आपको एक नई कहानी सुनाता है। आपकी विचारधारा प्रभावित करने में बहुत बड़ा रोल आज का सोशल मीडिया है। आपके व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आया, कुछ हो रहा है, आपने उसको पढ़ा और आपकी गलतफहमी आ गई। आप एग्जाम देने निकल रहे थे, आपको किसी ने नोटिफिकेशन भेजा कि आज तो पेपर ही लीक हो गया है। अब आपने उसको सच माना कि नहीं माना, आपने देखा नहीं देखा, आपने उसको फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या है? ये वही सुरसा है जो आपको बरगलाती है, आपकी पढ़ाई छुड़वाती है। विद्यार्थी को मात्र पढ़ना है तो वो आंदोलन करने निकलता है, वो भी कौन सा आंदोलन जिसका कोई अर्थ ही नहीं। आंदोलन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जब आपका हक छीना जाए, पर जब आप उस पर विचार ही नहीं करते कि कौन सी चीज होनी है कौन सी नहीं, तो आपको बरगलाने का प्रयास यही
सोशल मीडियाज करते हैं और आपकी पढ़ाई में बाधा बनते हैं। एक तो पहला बैरियर है आपके नोटिफिकेशन, उसको ऑफ कर दीजिए। नोटिफिकेशन जब तक बजते रहेंगे आप उसको देखते रहेंगे। दूसरा चीज, आप मोबाइल से परहेज कीजिए, पर मोबाइल के नोटिफिकेशन से परहेज कीजिए। मोबाइल के मात्र गूगल से मत कीजिए, यूट्यूब से मत कीजिए, क्योंकि वहां से आपको वो करना है जहां से आपको कुछ अलग विषय ढूंढने हैं। कोई आपको टॉपिक देखना है तो आप उसके नोट्स देखिए, वहां से वीडियो देखिए, पर वहां बैठे बैठे आप रील मत देखिए। ये रील देखने का काम ही आपको कहीं ना कहीं सुरसा की ओर ले जाता है। वहां से आप आगे निकलते हैं तो दूसरा बैरियर तो हो गया मोबाइल। तीसरा बैरियर सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है, ये उम्र जो होती है, जिस उम्र से हम लोग निकलते हैं, लगभग 18, 19, 20, 21 आते आते और लगभग 24-25 आते तो आदमी थोड़ा सा समझ जाता है, पर लगभग जो 21-22 की उम्र होती है, 19 की होती है, तो सहला सहेली बहुत बनते हैं। तो सहला सहेली बनाने से बचिए, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि अगर जो प्रेम होगा वो आपके धनुष भंग करने का इंतजार करेगा। जो प्रेम होगा वो आपके धनुष भंग करने का इंतजार करेगा। जब धनुष भंग होगा तभी वरमाला डलेगी। और जो प्रेम नहीं होगा वो आपको भटकाएगा, गलत रास्ते दिखाएगा, और गलत रास्ते दिखा के कहेगा अरे पढ़ाई लिखाई बाद में होती रहेगी, पहले लग्न कर। ये विचारधारा आपको गलत दिखाएगी, क्योंकि जो आपसे सच्चा प्रेम करता होगा वो आपको कहेगा मैं आपका इंतजार करूंगी या करूंगा, आप पढ़ाई करिए, आप एग्जाम निकालिए, और जब हो जाएगी हम साथ में विवाह करेंगे। ये विचारधारा होती है। पर साहब, आज का बरगलाने का समय बहुत है, और मैं आपसे सतर्क कहने के लिए कहूंगा, वातावरण ठीक नहीं है। प्रेम करिए, पढ़ाई करने के साथ आपकी इच्छा पर विचार करके करिए। कहीं ड्रम में, कहीं सूटकेस में, और कहीं शिलोंग में, आप सब देख रहे हैं। इन चीजों से सतर्क रहिए, क्योंकि आज का प्रेम वैसा प्रेम तो रहा नहीं। और उस प्रेम से बचने के साथ मैं आपसे कहूंगा, आपको सपोर्ट मिले, भगवान करे आपको प्रेम में भी सपोर्ट मिले, जो सपोर्ट आपको कभी आईएएस के एग्जाम क्रैक करवाए, आईपीएस के एग्जाम क्रैक करवाए, आपको एमपीपीएससी के एग्जाम क्रैक करवाए, एमपीएससी के एग्जाम क्रैक करवाए, एसएससीजीएल के एग्जाम क्रैक करवाए, ये भारतीय टीआरटी के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको पुलिस एग्जाम क्रैक करवाए। और निसंशय मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी पुलिस वर्दी में मुझे दिखें, मैं चाहूंगा। पर साहब, बहरहाल इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अगर एक बात कहूं तो ये उम्र में एक बैरियर और आता है परीक्षा देने के टाइम पे। आपके जो साथ में जिस रूम में आप रुक के पढ़ाई करते हैं, कोई गांव देहात से आता होगा। आज का समय ऐसा, जैसे हमारे कालमेघे सर ने हमें बताया था कि डॉक्टर भाऊ साहब देशमुख की विचारधारा, मैं अपने बात से कहूं, जब मैं शिवाजी साइंस में आया था मुझे भाऊ साहब के बारे में ज्यादा जानकारी थी ही नहीं। और जब मैंने भाऊ साहब को पढ़ना चालू किया तो मैंने सदानंद छात्रालय को देखा। मैंने देखा हमारे भाऊ साहब देशमुख ने अंतर जाति विवाह को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया, जातियां तोड़ी, किस प्रकार से इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था को तोड़ने के लिए, जाति समन्वय स्थापित करने के लिए, और किस प्रकार से अस्पृश्यता का नाश करने के लिए किस प्रकार से आंदोलन किए। और वही चीजें आज हमको देखने को मिलती है। बहरहाल, जब चीजों को देखता हूं तो आप जिस गांव देहात से आते हैं, दबे कुचले पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भाऊ साहब देशमुख ने अनेक संस्थाएं खोली, और मात्र निःशुल्क जैसे व्यवस्था में बहुत कम पैसों में उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए। उसमें हम लोग शिक्षित हुए, आप शिक्षित हुए, भविष्य में अनेक विद्यार्थी शिक्षित होंगे। पर जब आप अपने गांव से निकलकर शहर में आते हैं, अमरावती में आ गए, अमरावती से थोड़ा और दूर आ गए तो नागपुर में आ गए, और आपका मन किया आप मुंबई आ गए, और आपका मन किया दिल्ली आ गए। आप उस शहरों में तो आ गए, पर आप उस शहर में आके एक रूम लेते हैं, रूम नहीं भी लेते हैं तो आप एक छात्रालय में रुकते हैं, वहां रुकते हैं, आपका एक सहपाठी होता है आपके साथ। आपका संगत कैसी है ये आपके ऊपर रंगत लाती है। आपकी संगत ही आपकी रंगत होती है साहब। जिसके साथ उठना बैठना करोगे वैसे ही विचारधारा में आप जाओगे। ये हकीकत बोलता हूं आपसे, और हकीकत इसलिए क्योंकि आप बहुत पढ़ने की इच्छा से गांव से निकल कर आए, आप जिस कमरे में रुके, आपका सहपाठी बोलता है अरे यार मेरा एक दोस्त है वो एक अच्छा देता है अपने को, उससे एकदम माइंड, समझ गए, वो ड्रग्स की लत में लगा देंगे आपको। कुछ ऐसे विचार मिलते हैं। आज नागपुर में बड़ी पैमाने में चल रहा है सर, इसके ऊपर बहुत मैं पुलिस कमिश्नर सर को हम लोगों ने मिलकर इसके ज्ञापन दिया था। बड़े पैमाने में चल रहा है, लड़कियों को गलत तरीके से बहकाना, लड़कों को ड्रग्स की लत में लगाना, शराब की लत में लगाना, गलत चीजों की लत में लगाना। ये कोई और नहीं करता, ये हमारे साथ में ही लोग करते हैं। और ये क्या है, एक बैरियर है हमारी एग्जाम में ब्रेक लगाने का। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होंगे, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते होंगे, पर आप जिनके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं आप उनको भी देखिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो जो पढ़ने में कमजोर है उसके साथ मत बैठिए, बिल्कुल बैठिए। पढ़ने में कमजोर वाले के साथ बैठना गलत नहीं है, उसको तो और पढ़ाने में आपको मदद होगी और आप भी अच्छा रिवीजन कर लेंगे। पर आप ये देखिए कि उसका चरित्र ठीक है कि नहीं, कहीं वो आपको तो नहीं बिगाड़ रहा, कहीं आप उसके रंगत में तो नहीं डल रहे। इस बात को आपको जानने की आवश्यकता पड़ जाया करती है। और इन सबसे अगर आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपसे बात करूं तो
एक तरीके से एक बात आती है कि आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा को कंपटीशन के लहजे में लेते हैं। एक कंपटीशन होता है और जैसे आप इस एक एग्जाम को निकाल रहे हैं, मैं लगभग 250 डिबेट कंपटीशन ही होता है जहां पे 200 विद्यार्थी आते हैं, उसमें से एक प्रथम निकलता है और पूरे महाराष्ट्र से वक्ता आते हैं। और महाराष्ट्र में एक से एक वक्ता है क्योंकि महाराष्ट्र वक्ताओं की भूमि रही है, एक से एक बड़े बड़े नेता इस महाराष्ट्र की भूमि ने दिए हैं। तो वहां से अगर मैं कहता हूं कंपटीशन को जीतने का सूत्र क्या होता है, इसको समझिएगा। अगर आपने एक तरीके से ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकाल ली, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तुक्केबाजी नहीं चलती, ये बात को ध्यान दीजिएगा। कोई विद्यार्थी यहां से अच्छा खासा पढ़ के जाएंगे, जब एग्जाम में जाते हैं 2 ऑप्शन दिखते हैं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन दिखे जो बिल्कुल सही आंसर के बैठ रहे हैं और दोनों में से लगता है किसको टिक करूं, तब उसमें सोचना यह है कि आपको टाला किसको जा सकता है, आप किसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आपको घुमाएगा, दोनों आंसर सही होते हैं, पर कौन सा सबसे करीब है। जैसे अगर बोला गया कि नागपुर के सबसे करीब कौन है, तो नागपुर सबसे करीब अमरावती है कि भोपाल है, तो आपको कंफ्यूज करेगा वो एक तरीके से। तो एक तरीके से कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, आपको जोड़ने का प्रयास करना है। क्योंकि नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो नागपुर के अंदर इतने विद्यार्थी मेरे साथ के रहे हैं जिनकी परीक्षाएं सिर्फ इस बात से अनुत्तीर्ण हुई कई चीजों की इस पे कि जिन्होंने केवल प्रश्न पत्रों को रीचेकिंग नहीं किया, उसका पुनः अध्ययन नहीं किया। आप मात्र रीचेक कीजिए, किसी प्रश्न को बना रहे हैं, आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, अब उसमें से पहले तो आपको नेगेटिव मार्किंग की जानकारी अच्छी होनी चाहिए कि कंपटीशन में कितने रैंक से हमको पास आउट करना है। उसके बाद आपको यह जानकारी होनी चाहिए अगर एग्जाम निकल जाएगी तो निकलने के बाद मेंस अगर एग्जाम आएगी, मेंस होती है इसमें मेंस नहीं होती। जो आगे एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी जीएल होता है या यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें मेंस होती है। अब मेंस भी जो तैयारी करते हैं उसमें आंसर राइटिंग की जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके मन में आपने किताब में जो पढ़ा आप वैसे ही लिख देंगे, कोई भी आंसर को आप कभी पास नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए आंसर की शुरुआत कैसे होती है। आंसर की शुरुआत मुखड़े से होती है, यानी आपने उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे स्टार्ट किया, आपने रेफरेंस कितने दिए, आपने एग्जाम्पल्स कितने दिए, आपने डाटा कितना कोट किया। जब भी आप कोई चीज को लिखते हैं तो आपके पास उसका स्टैटिस्टिक फिगर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना रिफ्लेक्ट करता है आपके नॉलेज को। और जब आप इसको पूरा करते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब आप एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने उस सोने की लंका को जीता। और सोने की लंका को जीतने के बाद हनुमान जी उसमें रहे नहीं थे, क्या किया था, आग लगाई थी। तो आग हमको नहीं लगानी है, हमको आग लगानी है हमारे प्रशासन की बुराइयों को, और उसमें उतर के जैसे सोने को आग लगाने, सोना जलता नहीं है, आपको पता है बात कि नहीं पता है, सोना जलता नहीं है, सोने को जितना जलाया जाए उतना वो क्या होता है, प्योर होता है, साफ होता है। हनुमान जी ने वहां की बुराइयों को जलाया था। सोने की लंका को आग लगाने का मतलब यह है वहां की बुराइयों को जला के मिटा देना। सोना तो वैसे ही रहेगा, सोना कहां जाने वाला है। वैसे ही प्रशासन के अंदर की बुराइयों को हम अपनी राष्ट्रभक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से जब उसमें उतरेंगे तो उसको साफ करके एक नए भारत की नींव धरेंगे। अंततः अपनी बात को विराम की ओर ले जाते हुए, अपने विचार को विराम की ओर ले जाते हुए आपसे एक ही उद्बोधन देते हुए विचार के साथ उद्बोधन का समापन की ओर बढ़ूंगा कि आप सबसे एक आशा है कि आप जो भी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी करिए, बस उसमें एक लगन रखिए और एक निश्चय रखिए, एक विचार रखिए। अपने आप को सोचिए कि मैं उस वर्दी में कैसा लगूंगा, अपने आप को इमेजिन करो कि मैं लगूंगा कैसे, और लगने के बाद जब मैं उस चीज को प्राप्त करूंगा तो मेरे माता पिता की आंखों में वो अश्रु की धारा जो मुझे मेरा तिलक कर देगी, यही आपके मन में विचारधारा होनी चाहिए, आपकी लगन की, आपकी कर्मठता की। और जब आप उस जीत के लौटेंगे, उस एग्जाम क्रैक करके लौटेंगे, तो जैसे राम जी ने हनुमान जी गले लगाया था, आपके पिता, आपकी माँ, आपका परिवार, आपका गांव, आपका समाज उसी तरीके से आपको गले लगाएगा जैसे हनुमान जी को रामायण में राम जी ने गले लगाया था। उस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। और अंततः समापन करते हुए यही बात कहूंगा कि संस्था से आप जुड़िए, आपने यहां पढ़ाई करिए, अगर आगे भी आपको उच्च शिक्षण ग्रहण करना है आप जुड़िए। मैं कहना चाहूंगा महाराष्ट्र की सबसे उच्चतम संस्था हमारी शिवाजी शिक्षण संस्था है, और मैं ऋणी हूं इस संस्था का कि कभी इससे उऋण नहीं हो सकता। जैसा उदाहरण जब हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे, राम जी ने कहा था
कि तुमसे मैं ऋण नहीं हो सकता। भगवान ने हनुमान जी से कहा मैं तुमको क्या दूं, मैं तुमसे कभी ऋण हो ही नहीं सकता। ऋण से मुक्ति का नाम ऋण होता है। मैं कभी तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। वैसे ही संस्था से मैं ऋणी हूं, मैं कभी इससे मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसने मुझे एक सामान्य विद्यार्थी से निकालकर देश की पार्लियामेंट में बोलने तक का, देश की विधानसभा में बोलने तक का अवसर दिया। मैं इसका कृतज्ञ रहूंगा। मैं कई समय तक शिवाजी शिक्षण संस्था से खेला, फिर यूनिवर्सिटी से खेला और कई स्थानों तक जा पहुंच पाया। मैं चाहूंगा आप भी बड़े बड़े पदों पर पहुंचे और आपका आगे का शिक्षण शिवाजी शिक्षण संस्था से पूरा हो, क्योंकि यहां वास्तविकता में लोकतंत्र जीवित है। यहां पे बच्चों की बात सुनी जाती है, अपनाई जाती है और उसको स्वीकार करके उसको इंप्लीमेंट भी किया जाता है। इस बात का मैं साक्षी हूं। और अंत में आपको शुभकामनाओं के साथ, विजय के साथ एक पंक्ति के साथ समाप्त करने के लिए बढ़ूंगा। आपको पता है हमारा भारत कितने साल गुलाम रहा? कोई बताए? 200? 150? किसका? बस ये हमारे देश की हालत है सर। हम 1000 वर्ष की गुलामी देख के आए हैं। 1000 वर्ष की गुलामी। 10वीं शताब्दी में हमारे देश में महमूद गजनवी का आक्रमण सोमनाथ के साथ शुरू हुआ। 11वीं शताब्दी में महमूद गौरी, उसके बाद हमने खिलजियों को देखा, हमने तुगलकों को देखा, हमने लोधियों को देखा, हमने उसके बाद कई आक्रमणों को देखते हुए 15वीं शताब्दी में हमने मुगलों को देखा। मुगलों के बाद हमने देखा है अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डच को, फ्रांसीसी को, और उसके बाद हम जाके आजाद हुए हैं। 1000 वर्ष की गुलामी हमने देखी, पर 1000 वर्ष की गुलामी के बावजूद हम जीवित हैं। हमारी संस्कृति जीवित है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे पहले भी आक्रमण हुए हैं। हमारे पहले मेसोपोटामिया, आप नाम सुना कभी? मेसोपोटामिया जिसे हम इराक बोलते हैं, वहां पे भी आक्रमण हुआ था। ईरान, जिसे हम ईरान जो देश हम देखते हैं, वहां पे अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी आक्रमण हुआ था। कई ऐसी संस्कृतियां, रोमन एम्पायर इसकी आप बात करते हैं, वहां पे आक्रमण हुआ था। ये सारी संस्कृतियां 50 साल, 100 साल, 200 साल में निपट गई। वहां जब आक्रमण हुआ एक विचारधारा का, विशेष चीज का, निपट गई। भारत नहीं निपटा। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी आप अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर जीवित हैं। आज भी इस देश में जैन, बुद्ध, हिंदू अपने रूप में जीवित हैं। कैसे जीवित है जानते हैं? उस पंक्ति के साथ समाप्त कर रहा हूं। इस बात को शुरू किया था कि आपको उससे सीखना है कि आप भी उसी तरीके से अमर हैं जैसे भारत की भूमि अमर है, जैसे संजीवनी पिया था कि यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से। यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। अरे कुछ बात तो है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सदियों रहा है दुश्मन, ये दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।